हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हम देख रहे थे ऋग्वेदिक पीरियड को हमने स्टार्ट कर दिया था और आई होप आपको वो याद भी हो गया होगा। जो हमारे कल पढ़ा था तो उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। जब हमारे ये ऋग्वेदिक पीरियड का ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब आपको इस टॉपिक की टेलीग्राम पर क्विज भी मिलेगी, तब कि आप पता लगा सको कि हमारे कौन से टॉपिक में कितनी पकड़ है। और जो कि हमारा एंसेंट का जितना भी हमारा कोर्स हो गया तो इन सब की आपको जो कि संडे को एक मैराथन क्लास होगी। अब हम देखते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा। कल की क्लास में हमने ऋग्वेदिक पीरियड को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि अलग अलग दार्शनिकों का मानना है कि जो कि आर्य है वो भारत में कैसे आए। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये मध्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। और गंगाधर झांग कहते हैं कि ये आपके मध्य भारत से आए थे। और मैक्स मूलर कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। तो अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग कहना है। फिर हमने एक अभिलेख देखा जिसका नाम था बोगाजकोई अभिलेख, जो कि 1400 BC का था। तो ये हमने कुछ बातें बोगाजकोई अभिलेख के बारे में देखी थी। फिर हमने जो कि आर्यों का राजनीतिक स्थिति देखी थी वो कैसी थी। तो हम कल जो कि आर्यों की राजनीतिक स्थिति में कुछ संस्थाओं को पढ़ रहे थे, तो हम एक बार फिर से उनको देख लेते हैं। कल हमने जो कि जल्दीबाजी में जो कि हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम उनको वापस शुरू से देख लेते हैं। तो हमने पहली पढ़ी थी विदत। विदत के बारे में हमने क्या जाना था कि ये एक लूटमार करने वाली संस्था थी। ये सबसे प्राचीनतम संस्था थी। और ये लूटमार करती थी, यानी कि ये धन लूटने वाली संस्था थी। धन लूटने वाली संस्था थी। फिर हमने 2 नंबर पे देखा था सभा को, कि सभा क्या होती है। सभा में आते हैं वरिष्ठ या कुलीन लोग आते हैं। इसमें आते हैं वरिष्ठ या कुलीन लोगों की संस्था होती है, उसे हम कहते हैं सभा कहते हैं। इसका ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। ये लिखो कि संस्था को हम क्या कहते हैं, सभा कहते हैं, जिसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। फिर हमने तीसरी पढ़ी थी समिति। समिति क्या होती है, जितने भी मतलब कि राजा के अंडर में जितना भी क्षेत्र आता था उन सब के लोग, यानी जो कि जनप्रतिनिधियों की जो कि संस्था होती है उसे हम समिति कहते हैं। यानी जितने भी क्षेत्र के लोग आते हैं उसे हम समिति कहते हैं, यानी जनप्रतिनिधियों की संस्था, उसे हम कहते हैं समिति। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख मिलता है। 9 बार इसका उल्लेख मिलता है। तो कल की क्लास में हमने ये 3 जो कि पढ़ ली थी, विदत, सभा और समिति, यानी हमने इन 3 संस्थाओं को पढ़ लिया था। तो आज हम जो कि आगे से स्टार्ट करते हैं, यानी आपकी चौथी होगी बलि। ये बलि क्या होती है? बलि यानी जनता है जो कि अपने इच्छा के अनुसार राजा को जो कि टैक्स देता है, कर देता है, उसे हम कहते हैं बलि। जिसमें राजा का कोई दबाव न हो, यानी जनता अपने इच्छा के अनुसार दे, उसे हम कहते हैं बलि।
यानी जनता के द्वारा ऐच्छिक रूप से दिए जाने वाला कर, दिए जाने वाला कर, ये होता है बलि। यानी कि हमने विदत देख ली, सभा देख ली, समिति देख ली, अब बलि भी देख लिया, यानी राजा के द्वारा ऐच्छिक रूप से दिए जाने वाला कर। फिर हम एक चीज और देखते हैं, यानी हमारा 4 टॉपिक हो गए, हमारे 4 संस्था हो गई। अब अगली हम देखते हैं अगली है हमारी, यानी कि 3 लोगों की एक समिति है जिसे हम कहते हैं मंत्रिण। पहले हम देखते हैं स्पत को। ये स्पत क्या होती है? स्पत होती है जो कि राजा की एक समिति होती है, छोटी सी यानी संस्था होती है जिसमें 12 लोग होते हैं। आप लिखो राजा की सहायता हेतु, यानी ये राजा की सहायता करती है। राजा की सहायता हेतु सहायता हेतु 12 लोगों की संस्था, 12 लोगों की संस्था या समिति। इसमें 12 लोग होते हैं। जो इसका प्रमुख होता है, इनका जो कि मुख्य होता है या प्रमुख होता है, उसे हम कहते हैं रतिन, उसे हम कहते हैं रतिन। फिर हम देखते हैं कि पहला हो गया आपका युवराज, पुरोहित, मंत्रिण या सेनापति। इन तीनों को आप समझते हो। युवराज यानी राजा का बेटा युवराज, पुरोहित यानी जो कि राजा के पास जो कि एक पुरोहित होता है, यानी एक ब्राह्मण होता है, उसे हम पुरोहित कहते हैं। और राजा का जो कि प्रमुख सेना का पति है वो सेनापति होगा। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं मंत्रिण। ये राजा की स्पेशल जो कि सहायता करते हैं, इसे हम तीनों को एक साथ कहते हैं मंत्रिण। फिर एक को और देखते हैं। फिर आता है हमारा सूत। सूत कहते हैं कि जो कि रथ सेना का प्रमुख होता है उसे हम सूत कहते हैं, यानी रथ सेना का प्रमुख, रथ सेना का प्रमुख होता है उसे हम रथ सेना का प्रमुख होता है उसे हम सूत कहते हैं। फिर आता है हमारा पालागल। पालागल क्या होता है? पालागल होता है राजा का जो कि मित्र होता है उसे हम पालागल कहते हैं। राजा का एक पर्सनल मित्र होता है उसे हम पालागल कहते हैं। राजा का मित्र। फिर आता है एक भागदूत। भागदूत होता है आपके ये जो कि राजस्व अधिकारी होता है, यानी कि हमारे ज़माने में अब यानी IRS यानी इंडियन रिजर्व सर्विस, और ये होता था जो कि राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व अधिकारी। तो ये कुछ जो कि ऋग्वैदिक काल में ये इन सब का जो कि यानी आर्यों की जो कि राजनीतिक स्थिति उनके बारे में ये हमको बताया गया है। अब हम देखते हैं, हमने आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं इनकी थोड़ी जो कि आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं, यानी आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। यानी हमने कुछ जो कि संस्थाएं हैं उनको पढ़ लिए। अब हम थोड़ा
आर्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति में आता है कि ये पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते हैं, और कृषि का तो ऋग्वेद में इसका 24 बार उल्लेख भी मिला है, यानी कृषि शब्द का हमें ऋग्वेद में 24 बार इसका उल्लेख मिलता है। और इनके जो कि प्रिय पशु थे वो थे गाय और घोड़ा, इनके प्रिय पशु थे। ये जो कि आर्य थे ये घुमक्कड़ जनजाति, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। जनजाति तो इसे हम नहीं कह सकते, ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। जैसे कि इनका कोई एक स्थानीय घर नहीं था, अस्थायी घर था, ये स्थायी घर में नहीं रहते थे। तो पहली लाइन ये हमारी हो गई कि आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। व्यतीत करते थे। इनके प्रिय पशु कौन से थे? प्रिय पशु थे इसके गाय और घोड़ा। यह कृषि भी करते थे। कृषि भी करते थे। ऋग्वेद में 24 बार इसका उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख मिला है। कृषि शब्द का उल्लेख मिला है। फिर ये जो कि इनके पास मुद्राएं नहीं थी, तो ये वस्तु विनिमय करते थे, यानी किसी से एक चीज ले ली तो दूसरी चीज उससे ले ली, यानी किसी के पास से अनाज लेना है तो उसे कोई गाय दे दी। तो इस प्रकार ये वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय करते थे। ये तो मान लो हमारे जो कि स्थानीय हो गया। फिर कोई व्यापार करना होता तो कैसे करते थे? तो या तो कोई गाय ले लेते, या इनके पास एक जो कि या एक जवाहरात ले लेते, यानी जवाहरात दे देते थे, या इनके पास एक स्पेशल सिक्का होता था जिसे हम कहते हैं निष्क नामक सिक्का, यानी निष्क नामक कॉइन्स का ये प्रयोग करते थे व्यापार में। एक लाइन ये भी लिखो, यह व्यापार में निष्क नामक सिक्का या जवाहरात या गाय का प्रयोग करते। जवाहरात या गाय का प्रयोग करते। यानी ये थी आर्यों की आर्थिक स्थिति। ये आर्य यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, यानी इनके पास स्थायी कोई भी घर नहीं था, और इनके प्रिय पशु थे वो थे गाय और घोड़ा। ये कृषि भी करते थे। ऋग्वेद में 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख मिला है। ये वस्तु विनिमय करते थे, और ये व्यापार के समय या तो ये निष्क नामक सिक्के का प्रयोग करते, या जवाहरात या गाय का प्रयोग करते। तो ये थी आर्यों की आर्थिक स्थिति। अब हम पढ़ेंगे आर्यों की राजनीतिक स्थिति, यानी कि इनकी राजनीतिक स्थिति को हम पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे आर्यों की सामाजिक स्थिति, यानी कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। हमने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। अब आपको जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि हमने इसी प्रकार पढ़ा था कि आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, अब वो आपको याद होना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल में क्या अंतर है,
ये लोग भी पशुपालन करते थे, ये भी करते थे, लेकिन कुछ तो अंतर आए, कुछ तो अंतर आए, वो आपको याद होना चाहिए। आपको जो कि सिंधु घाटी सभ्यता याद है तो आप ये अंतर निकाल सकते हो, वरना आपको जो कि पढ़ने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशतात्मक स्थिति थी, मातृशतात्मक था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो कि पितृशतात्मक है, यानी कि पितृशतात्मक वर्ण व्यवस्था है। अब आप ये तो समझते हो कि मातृशतात्मक, पितृशतात्मक, मातृशतात्मक और पितृशतात्मक। फिर हम देखते हैं कि ये इनकी वर्ण व्यवस्था कैसे थी। हमें ऋग्वेद के जो कि 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में हमें वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेदिक आर्यों की जो कि वर्ण व्यवस्था कैसे थी? वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, ये कर्म पर आधारित थी। यानी लोग जैसा काम करते हैं वो उसी वर्ण के होते हैं। यानी ये नहीं है कि जिसका जन्म हुआ वो उसी वर्ण का है। ये जाति की ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे। तो इन सबको हम लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है जो कि कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित थी। और हमें आप कोष्टक में लिख लो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, एक्चुअली ये हमने पढ़ लिया है, 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में, 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो कि वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। इसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और इसमें पहले ये देखते हैं कि इसमें महिलाओं की स्थिति ऐसी थी, इसमें जो कि आर्यों के समय वर्ण जो कि बाल विवाह नहीं होते थे, न ही विधवा विवाह होते, यानी विधवा पुनर्विवाह भी होते थे, और इसमें नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। तो इन सबको हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, प्रथा भी प्रचलित थी। और इसमें बाल विवाह नहीं होते, बाल विवाह नहीं होते थे। और विधवा विवाह का भी प्रचलन था, विधवा विवाह का भी प्रचलन था। इसमें विदुषी महिलाओं का भी नाम मिलता है, जो हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, जो कि गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, कक्षावती, ये जो कि थी विदेशी महिलाएं थी। तो इनका भी हम नाम देख लेते हैं कि विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी। विदुषी महिलाएं थी जो कि गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, कक्षावती, ये सब जो कि विदुषी महिलाएं थी। और हम और देखते हैं
किसमें विधवा विवाह का प्रचलन था, विदुषी महिलाएं, गोसाशिकता, पाला लोपामुद्रा, इन सबको हमने जो कि ऋग्वेदिक काल में भी पढ़ा था। फिर हम देखते हैं कि जो महिलाएं जो कि शिक्षा के लिए विवाह नहीं करवाती उसे हम कहते हैं अमाजु। तो इस लाइन को भी आप हाईलाइट करके लिखो कि जो महिलाएं शिक्षा के लिए विवाह नहीं करवाती, शिक्षा के लिए विवाह नहीं करवाती, उसे हम अमाजु कहते थे। इस अमाजु नाम को आप हाईलाइट करो। और इसमें जो कि दहेज प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, यानी इसमें दहेज भी नहीं दिया जाता था। तो आप एक लाइन ये भी लिख लो। इसमें दहेज प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। का भी प्रचलन नहीं था, यानी कि कोई भी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। कोई भी महिलाएं जैसे विधवा महिलाओं के साथ, किसी भी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये थी आर्यों की सामाजिक स्थिति, यानी कि हमने आर्यों की राजनीतिक स्थिति को भी देख लिया, सामाजिक स्थिति को भी देख लिया और हमने आर्थिक स्थिति को भी देख लिया। कल की क्लास में हम जो कि और आगे पढ़ेंगे कि आर्यों की धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। और आपके इस क्लास की जो का PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।